एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबको पहले से ही पता था कि 1 जून से केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज की हम बात करेंगे क्लास 9th के बारे में बात करेंगे। तो थोड़े से हायर क्लास में आ गए हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग मिलेंगी, थोड़ा कुछ लेवल अलग होगा, तो बड़े ध्यान से अच्छे से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना। तो ध्यान रखो कि हमारे पास एक साइंस की एक बुक होगी, साइंस का एक किताब होगा, मतलब विज्ञान का एक किताब होगा, जिसमें सारी तीन चैप्टर, सॉरी 3 सब्जेक्ट जो होंगे वहाँ पे मेंशन किए रहेंगे। उसमें क्या रहेगा आपका? पहला रहेगा रसायन विज्ञान, फिर जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, उसके बाद दूसरा आपके पास आएगा भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास? जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास 3 चैप्टर होंगे, भौतिक विज्ञान फिर जीव विज्ञान, जिसमें से हम बात करेंगे आज किसकी? रसायन विज्ञान की, मतलब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में शुरू के 1 चैप्टर से लेके 4 चैप्टर तक आपका केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद क्या है कि आपका भौतिक है, फिर उसके बाद लास्ट में बायोलॉजी होगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। हमारा चैप्टर जो होगा 1 से लेके 4 चैप्टर तक क्या होगा? वो केमिस्ट्री होगा। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। तो ध्यान रखो कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सारी सारी चीजें याद रखो, एनसीईआरटी की हमें पढ़नी है। किसकी पढ़नी होगी? एनसीईआरटी, सारा एनसीईआरटी रहेगा। जो हमारा पहला चैप्टर होगा, मतलब अध्याय 1 जो होगा, वो हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा होगा? हमारे आसपास के पदार्थ। ये पहला चैप्टर होगा, दूसरा उसके बाद होगा, तीसरा, ऐसे ऐसे करके 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो पहला हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ का क्या मतलब है? मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं या फिर जिसको तुम देख पा रहे हो, वो क्या है? पदार्थ है। अब बेटा पदार्थ जान गए कि वो पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ कैसे हैं, क्यों हम उनको पदार्थ कह रहे हैं? जैसे कोई भी चीज आप खाते हो तो बोलते हो ना कि वो बहुत अच्छा लगा, तो क्यों अच्छा लगा? चीजें उसमें कुछ ऐड की होंगी या फिर तुम उसको पहले से जानते हो, टेस्ट किए हो, तब ना अच्छा लगा। तो उसी तरह हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन उसे पदार्थ कहा क्यों जाता है, रीजन क्या है, वजह क्या है, कारण, ये सब समझो। तो यहाँ पे पदार्थ हम क्यों कहते हैं, तो पदार्थ की पहले परिभाषा समझो। पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ कहेंगे किसे? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह जो स्थान घेरता हो, जो क्या हो? स्थान घेरता हो या फिर घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो, मतलब मास, द्रव्यमान। अब यहाँ पे पदार्थ को मैटर भी कहते हैं, याद रखो। मैटर का वो मैटर मत समझ लेना, जो हमारे पास मैटर होता है ना, सबका अपना अपना पर्सनल मैटर होता है, तो वो मैटर नहीं है। मैटर किसका, कौन सा है? पदार्थ वाला है। तो पदार्थ हुआ जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब स्थान घेरता हो, अब बच्चा जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पर भी हो, आप बैठे हो, तो वो एरिया, वो स्थान आप घेर रहे हो ना, तो उसी को क्या कहेंगे कि वो पदार्थ है। अगर कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, वो स्थान घेर रहा है, तो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसका द्रव्यमान होना चाहिए, मतलब उसका मास होना चाहिए। मास का मतलब ये जो हमारे मास होती है ना हमारे बॉडी में, वजन, भार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको याद रखो, इसको भार भी कहते हैं, है ना। आपका शरीर है तो आपके पास बहुत सारे हैं, आपके दांतों के भार होंगे, हड्डियों के भार होंगे, मांस के, आपके
पास बाल है, हेयर है, उसके भी भार होंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि पदार्थ किसे कहेंगे। पदार्थ बहुत सिंपल तरीके से, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, मतलब जिसका भार हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। दूसरी बात ये होती है कि स्थान वो घेरता है। स्थान घेरने के लिए भी हम बता सकते हैं कि इसका आयतन, इसको कैसे कहेंगे, स्थान। जरा इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है ये। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो या घेर रही हो, घेरता हो, वह उसका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। इतनी बात क्लियर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयतन आपको बहुत आगे आपको आयतन के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे समझ जाओ कि आयतन किसको कहते हैं। तो वह वस्तु जो स्थान घेरता हो वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैंने कुछ स्थान घेरा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा खुद का आयतन कहलाएगा। अब आप किसी भी चीज को, जैसे बहुत सिंपल सा ये मार्कर है, मार्कर को हम पदार्थ कहेंगे, हाँ या ना, कमेंट में जरा बताना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले पदार्थ कहेंगे तो क्यों कहेंगे, रीजन क्या होना चाहिए, स्थान घेर रहा है। देखो मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसने स्थान घेरा कि नहीं, स्थान घेरा। फिर इसका क्या होगा, भार होगा इसका। अगर आप इसको वेट करोगे तो 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी इसका वेट आएगा वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा, उसका वजन कहलाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। फिर आपसे कोई पूछ लिया अच्छा आयतन क्या होता है, तो वह वस्तु जो स्थान घेरता हो वो उसका क्या कहलाता है, आयतन। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब जरा एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। उदाहरण, हम पदार्थ किसे कहेंगे, है ना, ये मार्कर, मार्कर को हम पदार्थ कह सकते हैं, हाँ यस मैम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, स्थान घेरता है और इसका वजन है, तो मतलब मार्कर। मार्कर भी क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी बात, बेटा ये मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर का भी क्या होगा, स्थान घेर रहा है। स्थान घेर रहा है कि नहीं, मेरे हाथ पे रखा है, ऐसा थोड़ी ना कि हवा में है, नहीं ना, मेरे हाथ पे आया है तो इसने स्थान घेरा है। फिर इसका खुद का मास भी होगा, अगर आप इसका वेट करोगे तो इसके पास मास भी आएगा, मतलब द्रव्यमान भी आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। मतलब ये डस्टर भी हो गया। कॉपी, आप जिस कॉपी पे नोट कर रहे हो वो कॉपी भी क्या है, पदार्थ है ना, क्योंकि वो भी स्थान घेर रहा है, उसका भी द्रव्यमान है। पेन ले लो, पेन भी क्या है, पदार्थ है। कॉपी, आपके पास पानी का बोतल होगा, वो भी वही होगा, पदार्थ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सा। पदार्थ किसे कहेंगे, पदार्थ हुआ जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो। अब बेटा पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, ध्यान रखो, पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्य भी, याद रखना। पदार्थ हुआ जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। अभी स्थान घेरता है तो उसको क्या कहना है, वह वस्तु जो स्थान घेरता हो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो हो गया नोट। कुछ आपके पास हम एग्जाम्पल देते हैं, उसमें से जरा बताना कि इसमें पदार्थ कौन सा है कौन सा नहीं है। चलो अब इसमें से जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में जरा बताओ जल्दी से, कौन पदार्थ है कौन सा नहीं, बहुत जल्दी। अब जरा सुनो, इसमें से पदार्थ कौन सा है कौन सा नहीं, जरा सुनो। प्रेम, प्रेम क्या होता है, इसका कोई वजन है, बताओ, ऐसा है क्या, कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह सकता है कि प्रेम एक पदार्थ है, नहीं, प्रेम एक पदार्थ नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी मम्मी हमको 2 किलो प्रेम करती है, या उसकी मम्मी 3 किलो का प्रेम करती है, या उसकी मम्मी 100 किलो का प्रेम करती है, ऐसा होता है, नहीं होता है। हाँ हम कभी कभी गलती से कह देते हैं कि उसको ज्यादा लगाव रखती है हमको कम, ये लगाव वाली बात हो जाती है। इसलिए जहाँ पे भी याद रखो, जहाँ पे हमारी भावनाएं प्रकट होंगी वो कोई पदार्थ नहीं कहलाएगा। तो प्रेम क्या है, पदार्थ नहीं है, ये एक भावना है ना। फिर इसने
स्नेह कैसा हो सकता है? जैसे यहाँ पे सारे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं उनका मेरा उनसे कुछ ना कुछ स्नेह होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपसे मेरा 2 किलो का स्नेह है, किसी और से 3 किलो का, 5 किलो का, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ये भी याद रखो कि जो भी चीजें भावनाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? पदार्थ नहीं कहलाएंगी। अब बेटा कार, कार की बात करते हैं। कार आपके पास आसपास भी होगा, मोटरसाइकिल, साइकिल ले लो, कार ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आपके आसपास होगा ना। तो कार क्या कहलाएगा? पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो स्थान घेरता है और उसका खुद का मास होगा, है ना, वो 50 किलो, 60 किलो, जितना भी होगा, 1 कुंटल, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? पदार्थ। चॉकलेट, चॉकलेट खाते हो कि नहीं? यस या नो, कमेंट करो। चॉकलेट सारे बच्चे खाते होंगे, है ना। तो चॉकलेट भी क्या होगा? पदार्थ। क्यों? क्योंकि उसका स्थान है, उसका वेट है ना। दो चीजें याद रखो कि पदार्थ किसे कहेंगे, किसे नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर, डन, आगे बढ़े। चलो, फिर इसके बाद आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है? पदार्थ है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये भी पदार्थ है ना। अब आते हैं व्यवहार। व्यवहार क्या हो सकता है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी करो। व्यवहार क्या हो सकता है? व्यवहार का मतलब ये हुआ कि आपसे पड़ोसी का व्यवहार कैसा है ना। आपके बगल वाले पड़ोसी से कैसा है? बहुत गंदा व्यवहार है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो व्यवहार भी क्या है? एक भावनाएं है। व्यवहार भी क्या है? एक भावनाएं। तो जहाँ पे भी भावनाओं का शब्द जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा या नहीं? बताओ। नहीं कहलाएगा पदार्थ, है ना। जहाँ पे प्रेम, स्नेह, व्यवहार, क्रोध, ये सारी चीजें आए ना, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हमें किसी और से गुस्सा आ रहा है, 5 किलो का गुस्सा आ रहा है, 3 किलो का गुस्सा आ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि आज हमारी मम्मी हमसे 3 किलो का गुस्सा कर ली, उसका कोई वेट है? नहीं है। तो व्यवहार भी क्या होगा? ये एक भावनाएं है, तो ये पदार्थ नहीं। कॉपी, कॉपी बताओ, यस या नो। कॉपी भी क्या होगा? पदार्थ होगा। कॉपी क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपी के पास क्या है? स्थान गिर रहा है, उसका खुद का मास है, उसका वेट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ मास आएगा, है ना, भार आएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि हमें पदार्थ किसको कहना है। पदार्थ बहुत सिंपल सी बात है, पदार्थ किसको हमें कहना है? जो स्थान घेरता हो, जिसका खुद का भार हो। यस या नो, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट में हमको कम से कम 20 पदार्थ के नाम लिख के जरा दिखाना उसमें कमेंट में, हम कमेंट सबका देखेंगे। तो यहाँ पे सारे 20 पदार्थ होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यार बढ़ के पढ़ाई करना है, क्योंकि इसके आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे, है ना। जूनियर ओलंपियाड के एग्जाम सारे बच्चे देते हैं कि नहीं, स्किल डेवलपमेंट के लिए वो सारे एग्जाम देने हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे से करना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रीडिंग करते चलना। फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। चलो, अब पदार्थ जान गए, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का क्या मतलब है? बताओ। भौतिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि जो हमें बाहर से जो चीजें दिखाई दे, है ना। इसी में आप दो चीजें पढ़ सकते हैं, या तो यहाँ पे कह लो कि पदार्थ के गुणधर्मों की बात कर लो, यहाँ पे पदार्थ के गुणधर्मों की बात। अब यहाँ पे देखोगे पदार्थ के तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा भौतिक, दूसरा आएगा रासायनिक। पहला क्या आएगा इसमें? भौतिक, भौतिक गुणधर्म। दूसरा आएगा रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्म। ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भौतिक गुणधर्मों में भी कितना आएगा? 3 आएगा। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या आ जाएगा? 2। रासायनिक में भी 2 आएगा। कौन कौन सा? एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध आएगा। फिर इसके बाद इसमें भी 2 आएगा शुद्ध में। एक तत्व आएगा
और एक यौगिक आएगा। इसके बाद भी इसमें भी दो आएगा, एक समांगी दूसरा विषमांगी। यहाँ तक क्लियर? पदार्थ के गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्म। ओके, फिर इसके बाद भौतिक गुणधर्म में क्या आएगा? ठोस, द्रव और गैस आएगा। फिर उसके बाद रासायनिक वाले में क्या आएगा? शुद्ध, अशुद्ध, याद रखना। फिर शुद्ध में कौन सा आएगा? तत्व आएगा, यौगिक आएगा। अशुद्ध में कौन सा आएगा? समांगी और विषमांगी। बेटा ये समांगी और विषमांगी किसकी बात कर रहा है? मिश्रण की बात कर रहा है ना। शुद्ध ये सब क्या है? ये भी एक मिश्रण है। इसको आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। ध्यान दो, ये जो पदार्थ का पहला गुणधर्म है भौतिक, इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है और इसको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम इसकी बात करेंगे। इसकी यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से या स्क्रीनशॉट लो। भौतिक गुणधर्मों पे, पदार्थ के भौतिक स्वरूप कह लो। भौतिक स्वरूप में क्या आएगा? पदार्थ क्या होंगे? छोटे पदार्थ कणों से मिलकर बने होंगे। तो पहला क्या रहेगा? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं। पदार्थ बहुत छोटे छोटे या छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? नोट डाउन करो। अब जरा समझ लो इस पे कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर दूसरी बात, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। नमक देखा है फॉर एग्जाम्पल? नमक देखे हो? कोई ऐसा नालायक जो नमक ना देखा हो? चलो, नमक सबने देखा है। बेटा नमक सबने देखा है तो नमक को देखे हो ना, कितने छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसके कण कितने छोटे छोटे रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए? तो मतलब ये है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई ऐसा और चीज बताओ कमेंट में जरा, और बताओ जिसको आप देखे हो और उसके कण भी बहुत छोटे छोटे हैं। डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर जो भी होता है, बेकिंग सोडा है ना, खाने वाला सोडा, इन सब के कण कितने होते हैं? बहुत छोटे छोटे कणों से ये मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नहीं मैम कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं? तो आओ जानते हैं कि कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? पहली बात क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल भी समझ लिए। फिर दूसरा मन में एक सवाल, ये प्रश्न है ना, इसको याद रखो। प्रश्न में क्या है? पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक उदाहरण है, उसको एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में एक प्रयोग होगा, उसको देख लेना, उसी को मैं समझा रही हूँ। प्रयोग में हम समझेंगे। प्रयोग में बेटा आपके एनसीईआरटी में क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, इसका सूत्र होता है KMnO4। ओके, अब इसका
ये क्या है बेटा? पदार्थ है। और ये इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। रंग गुलाबी, जिसको हम लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा। बात क्लियर हो गई? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है समझने के लिए कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं। पहला कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा बेटा? गुलाबी। और जिसको हम क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? KMnO4। रासायनिक सूत्र इसका KMnO4। अब जरा समझो, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, इसको जरा पढ़ भी लेना। तो पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 टुकड़ा अगर हम ले ले, उसको पानी में घोल दे, है ना? 100 ml पानी होगा, किसी भी बर्तन में आप 100 ml पानी रखिए, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 टुकड़ा उसको क्या करिए? उसमें घोल दीजिए। फिर जैसे ही बेटा आप घोलोगे तो पूरी तरह से एकदम घुल जाएगा और उसका कैसा कलर हो जाएगा? गुलाबी कलर ले लेगा। कैसा? गुलाबी। कंफ्यूजन नहीं होना, रंग कैसा? गुलाबी, लेकिन हम उसको कहते क्या है? लाल दवा कहते हैं। ठीक है। जैसे ही तुमने 100 ml पानी में उसको घोल दिया, उसका रंग कैसा आ जाएगा? गुलाबी। फिर क्या करो तुम? उसमें से 10 ml उस पानी को निकाल लो, फिर किसी भी 90 ml पानी में फिर से उसको मिलाओ। ये प्रोसेस तुम 3-4-5 बार करोगे, फिर भी देखोगे कि पानी का रंग कैसा आएगा? गुलाबी। कैसा रंग आएगा? गुलाबी। तुम इसको बड़ी इजीली आप घर पे भी कर सकते हो, बट ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 टुकड़ा लेना है, 100 ml पानी लेना है, उसमें उसको घोल देना है। आप अब क्या करिए? उसको पानी को फिर से निकालिए, फिर किसी पानी में मिलाइए, फिर ऐसे करते करते 4-5 बार करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि पानी का रंग कैसा रहेगा? गुलाबी। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ क्या है? सच में बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गई। इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें आपने पदार्थ कितना बड़ा छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसमें बहुत सारे छोटे 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 इसके क्या थे? कण थे, है ना? बहुत छोटे छोटे इसके कण थे। आप इसको घर पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि पदार्थ के कण छोटे 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 कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। अच्छा जरा बताओ, अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो कर ले जाओगे? इससे निष्कर्ष क्या निकला? प्रयोग तो हमने कर लिया, रिजल्ट क्या मिला? जल्दी बताओ। रिजल्ट यही निकला कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 टुकड़ा लेते हैं, इस प्रोसेस को 4 से 5 बार करते हैं, तब भी पानी का रंग नहीं बदलता, पानी का रंग गुलाबी रहता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। यस या नो? जल्दी बताओ। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? कमेंट में जरा ये भी बताना कहीं मेरी वॉइस मतलब बहुत तेज, तो स्पीड बहुत तेज नहीं है, या फिर मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट। जरा जल्दी बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो। दूसरा पॉइंट आता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं या होते हैं? हो गया। अब एग्जाम्पल जरा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों रहते हैं, बताइए, उदाहरण द्वारा समझाइए इसको। अब जरा समझो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, उदाहरण के साथ। अब गर्मी हो रहा है ना, बहुत लोग नींबू पानी पीते हैं, चीनी पानी का घोल पीते हैं, नमक पानी का घोल पीते हो कि नहीं? यस या नो? कमेंट करो। अब देखो बेटा, जब तुम नींबू पानी को या फिर नमक पानी को लेते हैं, नमक पानी को तुम घोलते हो तो नमक घुल जाता है ना? वो इजिली घुल जाता है।
तो घुल जाता है तो कहाँ जाता है, बताओ जल्दी। सोचे हो कि नमक पानी को हम घोलते हैं तो कहाँ चला जाता है, या फिर हम चीनी और पानी को घोलते हैं तो कहाँ चला जाता है। चलो अब इस पे हम लोग बात करते हैं कि अगर बेटा हम नमक पानी या चीनी पानी को घोलते हैं तो हमारा चीनी हो गया या नमक हो गया वो कहाँ चला जाता है। तो हम बात करेंगे अब इसमें कि ये रिक्त स्थान होता है तो वो कहाँ जाता है, जो भी नींबू पानी। अब देखो जैसे तुमने क्या किया, 100 ml पानी ले लिया, उसमें से 1 चम्मच क्या किया, चीनी डाल दिया या नमक, तो उनके बीच क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान। पानी के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, जिससे चीनी घुल के उसी रिक्त स्थान में क्या होती है, चली जाती है। यस या नो, समझ में आया। अब जैसे तुम किसी चीज को ले लो, कहीं भी कोई भी, अगर तुम्हें किसी भी दीवार में अगर कील को डालना होता है तो क्या करते हो, पहले रिक्त स्थान बनाते हो, फिर उस कील को उसमें डाल देते हो, बड़ी इजली वो चला जाता है ना। बस हमें क्या करता है, ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है, अंदर का हिस्सा नहीं दिखाई देता ना। उसी तरह बेटा बिल्कुल ये भी है कि जब हम चीनी और पानी को घोलते हैं तो पानी के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और चीनी उन्हीं कणों में क्या हो जाता है, चला जाता है, वो मिल जाता है ना। इसलिए उनके उनके पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिससे चीनी हमें दिखाई नहीं देती है। फिर तीसरी बात यह आता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यस या नो, बिल्कुल रहते हैं। अब कैसे रहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, पूजा करने जाते हो, बहुत लोग पूजा करते होंगे, मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो करती ही हैं। अगरबत्ती जलाते हैं, अगर घर पे भी पूजा होती होगी तो वहां पे भी देखा बेटा, अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती खैर छोड़ो, परफ्यूम, शादी में जाते हो ना, हाँ शादी में सब बड़े बन ठन के जाते हो वहां पे, तो क्या करते हो, परफ्यूम लेते हो, परफ्यूम मारते हो ना, तो उसके कण क्या रहते हैं, जैसे कोई परफ्यूम यहीं पे मारा है, तुम कहीं और भी जा रहे हो तो स्मेल करती हुई जाएगी, है ना। तो क्यों करता है, क्योंकि उनके कण क्या रहते हैं बेटा, गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। अब जैसे अगरबत्ती को ही देख लो, अगरबत्ती को जब सुलगाते हो, मतलब उसमें आग लगाते हो, तो क्या करता है, उसका धुआं निकलता है, पूरी तरह जलने लगता है, वो सभी जगह दिखाई भी देता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब वो गतिशील कर रहते हैं, मतलब उसमें क्या ऐसा पाया जाता है कि उनके कण गतिशील रहते हैं, ऊर्जा पाई जाती है। क्या ऊर्जा हम किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो इनके कणों के बीच, कणों में भी तो ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी, तो यहाँ पे लिख लो, इसको नोट डाउन करो। गतिशील कणों की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। कभी कभी आपको कमेंट करने के लिए बोल दिया जाएगा, गतिज ऊर्जा पे कमेंट करिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है, कमेंट का मतलब ये होता है कि इन सब पे छोटे छोटे टिप्पणी लिखना है। कमेंट का मतलब कुछ और मत समझ लेना। हाँ, कुछ नालायक ऐसे होंगे जो कमेंट का कुछ और मतलब समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पदार्थ के कण, हम पहले क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, फॉर एग्जाम्पल हमने समझ लिया है ना, नींबू पानी या चीनी पानी का घोल। फिर उसके बाद पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो क्या होता है, उनमें ऊर्जा पाई जाती है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा ही कहते हैं। तो गतिशील कणों के बीच क्या होती है, गतिशील कणों की ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और इसमें ये कण इसमें पाया जाता है, इसलिए इनके कण क्या रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अब किसी स्याही को, तो नील, जानते हो ना नील क्या होता है, हाँ जो कपड़े में हम लोग देते हैं, तो नील को देखो, जब तुम उसमें पानी में डालते हो तो वो धीरे 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 घुलता है और वो तुमको दिखाई देता है कहाँ कहाँ जा रहा है ना। तो उसमें क्या पाया जा रहा है, गतिज ऊर्जा पाई जा रही है। वो कण उनके क्या है, गतिशील है, निरंतर। यहाँ तक समझ में आया, नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे तक, है ना। तो करना क्या है, तुमको जितना पढ़ाया गया है उतना उसको पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, डेली डेली क्लास लेना है।
और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि चीज़ें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।